दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी दिल्ली सल्तनत, जिसके अंतर्गत 5 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, जिसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। गुलाम वंश के सुल्तान का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। इसके बारे में हम सभी ने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। दूसरे वीडियो में हम सभी ने खिलजी वंश को भी कवर किया है, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर 1320 के मध्य तक रहा था। साथियों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। बात की जाए अगर तुगलक वंश की, तो साथियों तुगलक वंश का शासनकाल खिलजी वंश के बाद 1320 से लेकर 1412 तक चलता है और इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासनकाल चालू हो जाता है। साथियों, सैयद वंश हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इस वीडियो में हम तुगलक वंश के प्रमुख शासकों को विस्तार से करने वाले हैं। साथियों, अब चलिए हम सभी आगे के वीडियो में तुगलक वंश के प्रमुख शासकों की बात करते हैं। साथियों, बात की जाए अगर तुगलक वंश की, तो इनका शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर 1320 से लेकर 1412 के मध्य तक रहा था। इसे आप याद रखिएगा। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से प्रारंभ होता है और इनके प्रमुख सुल्तान की संख्या 4 है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। इनका पहले शासन काल जान लीजिए, उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। साथियों, बात की जाए अगर तुगलक वंश के प्रथम शासक की, तो दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। इसका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 तक रहा था और यह तुगलक राजवंश से संबंधित था। दूसरा जो तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक होता है, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा था। बात करें अगर इसके राजवंश की, तो साथियों यह भी तुगलक राजवंश से संबंधित था। तीसरा जो तुगलक वंश का प्रमुख शासक था वह था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए, तो साथियों इसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक रहा था और इसका भी राजवंश तुगलक वंश से ही संबंधित था। हमारे तुगलक वंश का चौथा जो महत्वपूर्ण शासक है वह है नसीरुद्दीन महमूद। इसका शासनकाल 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा था और इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का विघटन हो जाता है। अब साथियों, इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आइए हम सभी आगे के स्लाइड में देखते हैं। बात करें अगर तुगलक वंश के प्रथम शासक की, तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 में तुगलक वंश का प्रथम शासक बनता है और इसका शासनकाल 1325 ईस्वी तक रहा था। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक आपको याद रखना है। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक के नाम से गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। साथियों, अगर आप सभी ने मेरे इस दिल्ली सल्तनत वाले टॉपिक के सभी वीडियो को फॉलो किया होगा, तो आप सभी का सभी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी ने जाना था खिलजी वंश के बारे में, जिसका अंतिम शासक खुसरो खां था। इसे पराजित करके गाजी मलिक नाम से गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर 5 सितंबर 1320 को बैठता है। अब गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित अन्य फैक्ट्स की बात करें, तो साथियों दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश का शासन सर्वाधिक रहा था। सल्तनत काल में नहर बनाने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। इसे मार्क कीजिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, तो साथियों दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। साथियों, अब बात करें अगर गयासुद्दीन तुगलक के अंतिम दिनों की, तो 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो साथियों 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से आगे जाकर तुगलक वंश का शासक बनता है, इसके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। इतना आप सभी को गयासुद्दीन तुगलक के बारे में याद रखना है। अब नेक्स्ट जो शासक है तुगलक वंश का, साथियों वह है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा था। यह शासक हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपने पिता
गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जूना खान 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक नाम से गद्दी पर बैठा। आपको मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम याद रखना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का क्या नाम था, तो जूना खान। इसके पिता का क्या नाम था, तो गयासुद्दीन तुगलक। इतना आप सभी को याद रखना है। साथियों, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। इसे भी आप याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है, यहाँ के एक अरब यात्री इब्न बतूता ने 1333 में भारत की यात्रा की थी। अब साथियों, इसे भी याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का एक अरब यात्री इब्न बतूता भारत 1333 में आया था। नेक्स्ट बात करें अगर तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक की, तो साथियों सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। साथियों, बात करें अगर इब्न बतूता की, तो इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रहला थी। यह भी इम्पॉर्टेंट है। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक थी, तो रहला आपको याद रखना है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। साथियों, आगे मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक और न्यायिक मामलों से उलेमा का वर्चस्व समाप्त कर दिया और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। इसे भी आप याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं का वर्चस्व समाप्त करके एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की और आगे चलकर यही उलेमा और धार्मिक कट्टरपंथी मोहम्मद बिन तुगलक से बगावत करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए आमिर एक कोही नाम से एक नवीन विभाग की भी स्थापना की थी। विभाग याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश से संबंधित था, इसने कृषि के विकास के लिए आमिर एक कोही नाम से एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी और देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से ट्रांसफर करके देवगिरी को बनाया गया था और इसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजधानी का ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट की बात करें तो साथियों नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन साधु जिन प्रभासुरी को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था। जैन साधु थे जिन प्रभासुरी और इन्हें अपने दरबार में बुलाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने सम्मानित किया था। साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। यह भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था, तो यह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। इसे आप याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल के दौरान निरंतर चलने वाले विद्रोह से हताश हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि इसके द्वारा धार्मिक कट्टरपंथियों को इग्नोर किया गया था और इसने अपने राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में पेश किया था और इसी के चलते इसके शासनकाल के दौरान निरंतर विद्रोह हो रहा था। साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं के मुख्य त्यौहार होली में भी भाग लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था और वह बहुत ही विवेचनात्मक बुद्धि और खुले विचार वाला व्यक्ति था। बात करें अगर अगले स्लाइड की, तो साथियों 14वीं सदी में विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, जिसके चलते मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन आरंभ किया था। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि किस शासक के द्वारा प्रतीक मुद्रा का प्रचलन आरंभ किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक आप याद रखिएगा। विश्व में चांदी की कमी हो गई थी 14वीं सदी में और इसी के चलते मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन आरंभ किया था। साथियों, फरिश्ता के अनुसार सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबा धातुओं के सिक्के चलाए थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कांसा और तांबा धातुओं के सिक्के चलाए गए थे, इनका मूल्य चांदी के रुपए के टांका के बराबर होता था। साथियों, इंपॉर्टेंट यह भी है तो याद रखिएगा कि बरनी जो इतिहासकार था, इसके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबा धातु के सिक्के चलाए थे और फरिश्ता यह भी इतिहासकार था, इसके अनुसार सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष का काल था। इसे भी आप याद रखिएगा।
यानी मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चरमोत्कर्ष पर था और इसके बाद दिल्ली सल्तनत की नींव ढीली होती गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगातार विद्रोह हुए, तो इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, सुल्तान के दक्षिण भारत से लौटते ही वहां हरिहर और बुक्का नाम से दो भाइयों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया और आगे जाकर 1336 में हरिहर और बुक्का ने स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में। और क्वेश्चन एक और आपसे पूछा जा सकता है कि हरिहर और बुक्का ने किसके खिलाफ विद्रोह करके एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, 1347 में अमीरों के विद्रोह के फलस्वरूप दौलताबाद, जो वर्तमान का महाराष्ट्र है, यहाँ के निकट अलाउद्दीन बहमन शाह के नेतृत्व में बहमनी राज्य की स्थापना की गई। तो बहमनी राज्य की स्थापना दौलताबाद के निकट अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा 1347 में की गई थी। साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध के ठट्ठा नामक स्थान पर हो गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु वर्तमान पाकिस्तान के सिंध के अंतर्गत ठट्टा नामक स्थान पर हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। साथियों, यह स्लोगन याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी यह कहता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। अब साथियों, अगले स्लाइड की बात करें तो अगले स्लाइड में नेक्स्ट शासक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक तुगलक वंश का शासक रहा था। शासनकाल याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा प्रमुख शासक हुआ था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा रजब का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा रजब का पुत्र फिरोज शाह तुगलक था। रजब का विवाह एक राजपूत राजा रणमल की पुत्री से हुआ था और फिरोज उसी का पुत्र था। साथियों, आगे फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ था। जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ठट्टा में, वहीं पर 20 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक भी हो जाता है। फिरोज शाह का फिर से राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को होता है। आगे बात की जाए तो साथियों, खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। उपाधि याद रखिएगा। खलीफा के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से अमीरों के साथ ही सेना में भी गहरा असंतोष फैल गया था। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। आगे बात की जाए साथियों फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर 24 कष्टदायक टैक्स को समाप्त करके केवल 4 कर वसूलने का आदेश दिया था। अब ये 4 कर जो थे वे आपको याद रखने हैं। खराज, जो लगान के रूप में लिया जाता था। युद्ध में लूट का माल दूसरा कर था। तीसरा कर था जजिया कर और चौथा था जकात। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश से संबंधित था। दोस्तों, आगे फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें से हिसार, जो हरियाणा का क्षेत्र है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और जौनपुर फिरोजपुर प्रमुख थे। नेक्स्ट की बात करें तो साथियों, नेक्स्ट है इसके शासनकाल के दौरान खिजराबाद, टोपरा गांव और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान अशोक के 2 स्तंभों को, जो खिजराबाद और मेरठ में स्थित थे, इन्हें दिल्ली में स्थापित किया गया। अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नए विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था दीवान ए हैरत। साथियों, आगे बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहान ए फिरोज शाही की रचना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को सच्चा मुसलमान घोषित कर उलेमाओं को प्रसन्न करने का भी प्रयास किया था। जैसा कि हम सभी ने आगे के वीडियो में जाना था
कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उलेमाओं को इग्नोर किया गया था, जिससे उसके शासनकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के हिंसक घटनाएं और विद्रोह होते थे। और फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को सच्चा मुसलमान साबित करने के लिए उलेमाओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया था। साथियों, नेक्स्ट बात करें तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हो गई थी। और इसके बाद तुगलक वंश के अंतिम शासक की बात करें तो साथियों, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा कि तुगलक वंश का जो प्रथम शासक था वह था गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद हुआ था। नसरुद्दीन के समय में ही एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाता है कि जौनपुर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मलिक सरवर आप याद रखिएगा। साथियों, दिल्ली पर 1398 ईस्वी में तैमूर के द्वारा आक्रमण किया गया, जिससे सल्तनत काल की नींव कमजोर हो गई और तैमूर भारत में लूटपाट के उद्देश्य से आया था। इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट की बात करें तो तैमूर के विद्रोह को दिल्ली के सुल्तानों के सशक्त शासन के दौर की समाप्ति का सूचक माना जाता है। तैमूर, जो एक विदेशी आक्रमणकारी था, इसके द्वारा दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद दिल्ली के सुल्तानों के सशक्त शासन के दौर की समाप्ति का सूचक माना जाता है। लेकिन फिर भी तुगलक राजवंश जैसे तैसे 1412 ईस्वी तक कायम रहा था। साथियों, तुगलक राजवंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर नींव पड़ती है सैयद वंश की, जिसका हम सभी जिक्र अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।